वो अपने डिपार्टमेंट से निकला और गाड़ी की जानी बढ़ा और गाड़ी निकाल ही रहा था कि एकदम से गाड़ी किसी से टकराई। वो जल्दी से बाहर निकला तो जमीन पर सुर्ख कलर की स्कूटी पड़ी हुई थी और उसने इधर उधर देखते हुए उसके मालिक को तलाश करना चाहा। हाय ओ रब्बा, मेरी लाडो के साथ आपने क्या कर दिया? हाय अल्लाह, बेचारी को कितनी चोटें आ गई हैं। एक नस्वानी आवाज पर वो चौंक कर मुड़ा तो वहां पर एक गंदमी सी रंगत की लड़की खड़ी थी जिसने सर पर हिजाब लपेटा हुआ था। देखें, मुझे नहीं पता था कि आपकी स्कूटी साइड पे खड़ी है और मैं जल्दी में था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। और सर झटक कर बोला। उस लड़की ने उसे सरतापा देखा। वैसे ना हद होती है किसी चीज की। इंतहाई आप बहुत बुरे इंसान हैं। पुलिस वाले आपको होकर आपको इतना नहीं पता कि गाड़ी को कैसे निकालते हैं। मेरी लाडो का इतना बुरा हाशर कर दिया, मैं इस पर एक खराश तक नहीं आने देती हूँ। वो तब कर बोली, मेरे मुंह मत लगो। तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है ना, उसके पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। उसने कहते हुए अपना वॉलेट निकाला और 5,000 का नोट उसकी जानी पड़ा। वो आंखें फाड़े उस 5,000 के नोट को देख रही थी। अपने पैसे अपने पास रखे, मुझे नहीं चाहिए। पता है मेरी लाडो को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बेचारी का हशर कर दिया और उसकी कीमत लगा रहे हैं। आखिर यही आपके साथ हुआ हो तो? अगर आपके जिस्म पर इतनी चोटें आई होती और जिसने लगाई होती वो आपको इस तरह पैसे देकर गए कि जाकर मरहम पट्टी करवा लो, तो क्या करेंगे आप? पुलिस वालों को तो होते ही पत्थर दिल है। वो गुस्से से बोली और उसकी स्याह आंखों में नमी थी। उसे उस लड़की की दिमागी हालत पर शबा हुआ। मैं पागलों के मुंह नहीं लगता, और ये लो पैसे। ये 5,000 का तुमने नोट कभी देखा भी नहीं होगा, फिर भी दे रहा हूँ। कहो तो एक और दे दूं। वो तरक कर बोला, अरे इतने पैसे तो मैं किसी भिखारी को दे दूं। ऐसे ही जितनी आपकी तनख्वाह है ना, उतना एक वक्त में किसी को भी दे देती हूँ। वो बोली तो उसके यूं बड़े बड़े छोड़ने पर उसने सरता पैर उसे देखा, जो सादा से ड्रेस में मलबूस थी और हर तरह से उसका जाहिर बता रहा था कि वो एक मिडिल क्लास घराने की लड़की है। अच्छा, कभी शक्ल भी देखी? मुझे तो लग रहा है आज पहली बार दिख रही हो। 5,000 का नोट, ये पकड़ो और निकलो यहाँ से। वो बोला तो उसने चिपट कर वो नोट पकड़ा और वहां गुजरते फकीर को थमा दिया। तुम्हारा दिमाग सच में खराब है? मतलब तुम जो राह चलते हुए फकीरों को इतने पैसे देती हो, इस तरह मेरे बंदों को रोककर अपनी स्कूटी का बहाना बनाकर पैसे निकलवाती हो और पैसे निकलवा कर फकीरों को दे देती हो। सही जा रही है भी, वेरी गुड। वो तंजिया लहजे में बोला तो लड़की उसे खूनख्वार निगाहों से देखने लगी। इतने भी बुरे दिन नहीं मेरे कि तुम जैसों से पैसे लो, और मैंने और पैसे इसलिए इसको दिए क्योंकि मैं हराम के पैसे नहीं लेती। पुलिस वालों को तो सिर्फ रिश्वत देना पसंद है। आपने भी कहीं ना कहीं से रिश्वत पकड़ के इतने पैसे जेब में रखे होंगे, वरना एक पुलिस वाले के पास 5,000 का नोट, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती थी। ओ हेलो, तुम्हें ना मैं अरेस्ट करके अपनी जेल में डाल दूंगा, पुलिस वाले से बदतमीजी करने के जुर्म में। वो तिल मिला कर बोला, हाँ, इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाना तो आप लोगों को खूब अच्छे से आता है। और हाँ, आइंदा से मेरे सामने मत आइएगा। सेहत के लिए जानलेवा हूं मैं। वो मुंह बनाकर बहुत ही अपनी स्कूटी उठाकर उस पर बैठते हेलमेट पहनने लगी। वो दिल ही दिल में उसे सलाहते सुनाता अपनी गाड़ी की जानू पड़ गया। वो घर पहुंचा तो हाले नोट पाक कर उसके सीने से आ लगी। लाला, आप इतने दिनों के बाद आए, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाले नूर चहक कर बोली, अम्मा जी से बोलिए मेरे कमरे में चाय भेज दें। उसका रुखसार थपथपाकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, एक वही थी जिसकी खातिर वो यहाँ आता था, और न तो उसका यहाँ आने को दिल ही नहीं चाहता था। मगर उसे खबर नहीं थी कि उसकी हाले नूर साजिशों का शिकार होने वाली है। अहमद राजपूत अपने होटल पहुंचा और आज के होने वाले फंक्शन का जायजा ले रहा था। वो हर चीज को ओके करता अपने ऑफिस की जानी पड़ गया। कुछ देर बैठने के बाद ईशा का वक्त हुआ तो वो नमाज अदा करने के इरादे से बाहर निकलकर अपने कमरे से निकलकर पर्सनल रूम की जाने पड़ गया कि जब भी किसी से जोर से टकराया, वो वजूद उससे पहली सीढ़ियों से नीचे गिरता। वो जल्दी से उसे बाजू से थामकर खींचकर पीछे करता देखने लगा। वो एक लड़की थी जिसकी हेजल ग्रे आंखें लबलब पानी से भर गई थी और बिखरे बाल और चेस्ट पैंट शर्ट में मलबूस वो लड़की खौफजदा दिख रही थी। उसी वक्त एक लड़का एक कमरे से बाहर निकला और उसके सर से खून निकल रहा था। यू, वो लड़का उसे गाली निकालता आगे बढ़ा तो लड़की जल्दी से उसके पीछे होती उसका बाजू दबोच गई। मुझे बचा ले इससे, वो नम लहजे में बोली। ए हट, ये मंगेतर है मेरी। वो गुस्से से बोलता उसे बाजू से खींचने लगा तो अहमद का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। ए, वो लड़का चीखा, शट अप,
मैनेजर सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर भेजो। वो सच लहजे में बोला, पर उसने वेटर्स के साथ उस लड़की को अपने ऑफिस भेजा। नमाज अदा करके वो ऑफिस आया तो लड़की रो रो कर बेहाल हुई थी। आपका घर कहाँ है मिस? उसे संजीदगी से पूछा। जी जी, मुझे नहीं जाना अपने घर, वो रोते हुए बोली। वो बोली तो अहमद की आंखों में हैरत तर आई। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती? वो हैरानगी से बोला। वो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, प्लीज मुझे नहीं जाना। अब वो बकायदा हिचकियों से रो रही थी। अहमद ने गहरा सांस भरते उसे देखा। मैं अब आपको इस तरह यहाँ नहीं रख सकता ना, सो प्लीज आप अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। वो बोला, मगर वो नफी में सर हिलाती जा रही थी। फिर वेटर्स ने उसका हैंड बैग लाई तो उसमें से शनाख्ती कार्ड था और उसकी घर का एड्रेस देखकर वो उठ खड़ा हुआ। चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर में ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको इस तरह यहाँ पर अकेला रहने या कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अब आप मेरी जिम्मेदारी है, मेरे होटल में मौजूद थी। अब इज्जत और एहतराम से आपके घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, वो बोला। और फिर से लेकर वो बाहर आ गया। उसकी कॉलोनी में पहुंचा और गाड़ी खान हाउस के सामने रुकी। फिर वो उसे छोड़कर निकलने ही वाला था कि बाहर दो मर्द आए। अंदर तशरीफ लाइए, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, वो मर्द खुशक लहजे में बोले। वो चुपचाप उनके साथ अंदर आया तो वो लड़की सर झुकाए रो रही थी और वो सोफे पर क्रॉफर्ड से बैठा वही लड़का मौजूद था, जो कि होटल भी उस लड़की के साथ था। यही है तायाजान, यही वो शख्स जिसके साथ ये होटल में मौजूद थी। और जब मैंने इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा तो इस शख्स ने मुझे इस कदर बुरे तरीके से मारा। वो लड़का फराटे से झूठ बोल रहा था और वो लड़की थर थर कांप रही थी और वो बेयकीनी से उस लड़के को देख रहा था। हमारे घर की इज्जत के साथ आपने खेल खेल कर अच्छा नहीं किया। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप एक जाने माने स्कॉलर हैं, दीन की बातें सिखाते हैं, मगर मुनाफिकत कूट कूट कर बढ़ी है आपने। इस लड़की के ताया ने कड़क लहजे में कहा। उसे लब पींच कर रोती हुई इस लड़की को अफसोस से देखा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये मुझे वहां पर रोती हुई मिली, बस मैंने इन्हें घर पहुंचाया है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता मैं। तो इसकी इज्जत की लाश रखने के लिए सच बात को छुपा गया। तुम उस शख्स को जानती हो हालेनूर? वो कड़क कर बोला तो वो मजीद रोने लगी और साथ कांप रही थी। जिया खान, अभी और इसी वक्त काजी साहब को बुलाइए और इन दोनों का निकाह पढ़ाकर इस गंध को उस शख्स के साथ रुखसत कीजिए। ताया जान ने कहा। उनके फैसले पर अहमद करम मुतखिर हो गया। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप, ऐसा थोड़ी होता है, आप जबरदस्ती किसी की शादी कैसे करवा सकते हैं? इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। अहमद राजपूत ने नागवारी बड़े लहजे में कहा। हमें आप जैसे से इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं है, मुनाफिक हैं आप, एक नंबर के। तायाजान तनफ्फुर बड़े लहजे में बोले तो अहमद ने आंखें मीच कर ताउस भरते अपने अंदर से उमड़ते गुस्से को काबू किया। वो कभी अपना आपा खोकर किसी लड़की की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकता था, लेकिन उसे बहुत दुख था कि उस लड़की की इज्जत उसने बचाई, मगर वो इसके लिए एक लफ्ज तक नहीं बोल रही थी। फिर उसके लाख मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने उसे वहां से हिलने तक नहीं दिया, बल्कि उसकी रेपुटेशन तक को बर्बाद करने की धमकी देने लगे। उनकी बात उसे परेशान सा हो गया। वो जानता था कि अगर ये बातें उसके घर तक पहुंची तो उसकी माँ, जो पहले से ही बीमार है, वो इस सदमे को सह नहीं पाएंगी। वो तो उसे लेकर हमेशा से ही परेशान रहती है। इसका निकाह हुआ और उन्होंने इसे साथ रुखसत कर दिया। कुछ देर पहले वो लड़की उसके लिए बिल्कुल अनजान थी, मगर अब उसकी महरम थी। मगर उसे एक अजीब सी घुटन हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर वालों को क्या जवाब देगा। सोचने के बावजूद कोई बहाना जहन में नहीं आया और कुछ देर में राना विला पहुंचे और गाड़ी पोर्च में खड़ी करता उसे लेकर अंदर लाउंज में आया। तो उसकी वालदा जुनैरा बेगम लाउंज में बैठी तफसीर का मुतालिया कर रही थी। उसे देखकर चौंक गई। ये कौन है अहमद बेटे? जुनैरा बेगम ने चुस्त लिबास में मलबूस अहमद के पीछे खड़ी हाले नूर को देखकर पूछा। ये मेरी बीवी अम्मी। अहमद ने गहरा सांस भरते हुए कहा। तू बेयकीनी से उसे देखने लगी। हाले नूर थर थर कांप रही थी। उसे लग रहा था कि वो औरत भी सबकी तरह से कोसेगी, गुस्सा करेगी, मगर वो सिर्फ कुछ पल बेयकीनी से उसे देखती रही। फिर उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई तफसीर कुरान को चूमकर साइड पर रखा। इधर आओ बेटा, उन्होंने नरम लहजे में कहा तो मरे मरे कदमों से चलती पास आई। उन्होंने जेरे लब कुछ पढ़ा और फिर उस पर फूंक मारा। चश्मे बंदूर, अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए। उसका माथा चूमते हुए बोली तो हाले नूर की आंखें भर आई। ये कौन है अम्मी? लाउंज से अंदर एक खातून दाखिल होते हुए बोली।
ये अहमद की बीवी है। वो बोली तो हरम जोर से चौंकी। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? ये तुम्हारी बीवी है? कहाँ से लाए हो इसे? उसे सरतापा देखते हुए हकारत से बोली, अपिया क्या हो गया है आपको? वो चिंचिला कर बोला और जुनैरा बेगम ने भी नागवारी से सर झटका। फिर अहमद ने गोल मोल करके बात बताई, मगर होटल में वो किसी लड़के के साथ थी। ये बात वो छुपा गया। हाले नूर उस शख्स को देखकर रह गई जो किसकी इज्जत का मुहाफिज बना और उसकी न जाने कौन सी नेकी का सिला था। वो नम आंखों से उसे देखे जा रही थी। फिर कुछ देर के बाद एक लड़की अंदर दाखिल हुई और होंठ सिक्योर कर उसे देखने लगी। माहीन बच्चे, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ, अहमद राजपूत ने कहा। क्यों भाई? मैं क्यों लेकर जाऊं अपने कमरे में? ने ये आपकी बीवी है, ये आपके कमरे में ही रहनी चाहिए, क्यों ना? वो जुनैरा बेगम के गले में बाहें डालते चहक कर पड़ी। तुमसे जो अहमद कह रहा है ना वो करो, ज्यादा अम्मा मत बना करो उसकी। और हाँ, उसे कमरे में तो रख रही हो, इसकी सोहबत का असर मत ले लेना। हरम ने अपनी मखसूस कड़वे अंदाज में कहा। क्या यार मम्मा, आप भी कुछ भी बोलती हैं। वो चिढ़कर बोली और फिर हाले नूर को लेकर कमरे में आ गए। माहीन मुसलसल बोल रही थी और वो चुपचाप बैठी थी। फिर वो कपड़े बदल कर लेटी तो बेआवाज रोने लगी। माहीन की आंख खुली तो वो अभी तक रो रही थी। वो लाइट ऑन करती उसके पास आई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? माहीन ने पूछा तो हिचकियों से रोने लगी। आपकी मुझसे नफरत नहीं हो रही क्या? वो हिचकियों से रोते हुए बोली, ओह गॉड, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नफरत करूंगी? तुम्हें पता है हाले नूर, तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता कोई। तुम बहुत हसीन हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें अल्लाह पाक ने बड़े प्यार से तराशा है। अगर मैं शायर होती ना तो तुम्हारे चेहरे के हर हर नक्श पर एक शेर लिखती। बट आई हेट शायरी। महीन ने कहा तो वो धीमा सा मुस्कुरा दी। वैसे तुम अगर चाहो तो खुलकर हंस सकती हो, या फिर किसी ने तुमसे कहा है कि तुम हंसते हो बहुत प्यारी लगती हो, इसलिए कम हंसा करो। वो मुस्कुरा कर बोली, आपके मामू को तो मुझसे जरूर नफरत होगी, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा और फिर शादी भी कहनी पड़ी। वो नम लहजे में बोली तो महीन खिलखिला कर हंस पड़ी। वैसे तुम ना मेरे मामू को जानती नहीं हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मेरे मामू दुनिया के शायद वाहिद इंसान है जिसे किसी से नफरत हो ही नहीं सकती। पता है, मैं इन्हें दुनिया का 8वां अजूबा कहती हूँ। लेकिन तुम बहुत छोटी हो इनसे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मेरे कमरे में रहो। अब देखो ना, वो 34 साल के होने वाले हैं और तुम मुझे लगता है 18-19 की हो। वो अब रिश्ते की इस तरह एकदम से तो नहीं निभाएंगे ना, लेकिन जब निभाएंगे तो दिल से निभाएंगे। फिक्र मत करो, तुमसे कभी भी नफरत नहीं करेंगे। बाकी नाराज होना तो हर एक इंसान का हक होता है। तुम्हें मनाना आता है रूठों को? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अहीम ने कहा तो धीमा सा मुस्कुरा दी। फिर वो बातें करते करते सो गई और आंख खुली तो माहीन नमाज पढ़ रही थी और जिराना बिला आए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके थे और वह इन दिनों में बहुत कुछ सीख चुकी थी। कितनी देर वो जुनैरा बेगम के पास बैठी उनसे कुरान पाक की तफसीर पढ़ती रही और अब काफी दिन गुजर चुके थे। अभी तक अहमद से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। उसे माहीन के मुंह से ही पता चला था कि वो किसी इस्लामिक दौरे के लिए गए हुए हैं। वह असर की नमाज अदा करके बाहर लॉन में आकर झूले में बैठी गरों को जाते परिंदों को दिख रही थी। उसके दिल में गुबार सा उठने लगा। उसका तो कोई घर भी नहीं था। माँ बाप के घर से तोहमत लगाकर रुखसत कर दी गई थी और जिसके साथ रुखसत होकर आई थी उसे एक नजर तक नहीं देखता था। इसी वक्त गाड़ी पोर्च में रुकी और अहमद राजपूत गाड़ी से निकलकर अंदर की जानी बढ़ने लगा, मगर झूले में बैठी उस अप्सरा को देख जिससे दिल धड़कना भूल गया। नमाज के स्टाइल में सफेद दुपट्टा लपेटे उस उदास शाम का एक किस्सा लग रही थी। सूरत कंधारी रुखसार आंसू किसे हीरे की मानित महसूस हो रहे थे। बेख्तियार कदम उसकी जानी बढ़ाई और उसके पास आकर ठहरा। सलाम देखूं। उसके सलाम लेने पर उसने चौंक कर गर्दन घुमा कर देखा तो अहमद राजपूत को देखकर हड़बड़ा कर उठी और उंगलियां चटखाती सर झुकाए लग कुचलने लगी। जब सलाम किया जाता है तो उसका जवाब देते हैं। वो अपने महसूस नरम लहजे में बोला तो उसने निगाहें उठाकर उसे देखा। फिर उसकी बोलती निगाहों से घबराकर जल्दी से निगाहें झुका गई। अहमद के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो हालांकि इतनी बोल्ड और मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक रखती थी, मगर उसमें झिझक और शर्म बहुत थी। मगर दिल में एक चीज खटकती थी कि वो इस दिन होटल में अपने कजिन से मिलने इस तरह क्यों गई। इस वक्त यहाँ मत बैठिए, अंदर चलिए, अजानें होने वाली है मगरिब की। वो बोला तो चुपचाप अंदर की जाने पड़ गई। फिर वो कुछ देर जुनैरा बेगम हरम के पास बैठा उन्हें चाय का कहने के बाद उठकर कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद मुलाजमा चाय लेकर लॉन्च में आई। अम्मा जी, ये भैया जी की चाय। मुलाजमा ने कहा।
अरे बेटा, जाओ जाकर अहमद को चाय दे आओ। जुनैरा बेगम से उससे कहा तो सिर पटाकर अहमद की जानिब देखने लगी। मुझे मत देखो, मैं ही इन्हें चाय देने जाती थी, लेकिन अब से मेरी ड्यूटी खत्म। तुम्हारा शौहर है, तुम भुगतो। माहीन ने मुंह बनाकर कहा तो कप थामे उसके कमरे की जानिब पड़ गई। उसने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से उसने आने की इजाजत दी। वो अंदर दाखिल हुई तो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर लगा हुआ था। आपकी चाय। उसकी आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाया। अरे, आप क्यों लेकर आई? माहीन कहाँ है? उसे यहाँ पर देखकर वो हड़बड़ा कर बोला, वो अम्मी जान ने कहा था कि मैं आपको दे आऊं। वो आहिस्ता से सर झुकाए हुए बोली तो गहरा सांस भरते हुए रह गया। वो जानता था कि उन्होंने जानबूझकर उसकी हाथ चाय भेजी है। वो इतनी दिनों से उसे फोन पर यही कह रही थी कि आते ही अपनी बीवी को अपने कमरे में रखो, और यहाँ तक कि अपने पोते पोतियों का शौक चढ़ा हुआ था। थैंक यू सो मच। वो चाय का कप थामते हुए बोला, फिर एकदम उसके कपड़े देखकर चौंक गया। आपने माहीन के कपड़े क्यों पहने? उसे हैरानगी से पूछा। वो इस दिन मुझे ऐसे ही उन्होंने बेच दिया था, कपड़े नहीं थे कोई लेने दे गए, तो इसलिए माहीन के पहन रही हूँ। वो शर्मिंदा सी होकर बोली तो उसे अपनी लापरवाही पर सख्त गुस्सा आया। आई एम सॉरी, मुझे भूल ही गया था कि मैं आपको शॉपिंग करवा दूं। एक मिनट मैं इस माहीन को पूछता हूँ, उसने लब भींच कर बोला और फिर कॉल मिलाकर माहीन को ऊपर कमरे में बुलाया। क्या है मामू यार, चैन से बच्ची को जीने भी नहीं देते हो? वो चिल्ला कर बोली। शट अप, और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने शॉपिंग क्यों नहीं करवाई इन्हें? वो तब कर बोला। ओ हेलो, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें कसूरवार आप है। आपने पैसे कब दिए थे मुझे? और ये आपकी बीवी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाइए। मुझे और 100 काम होते हैं। एक तो मुझ पर होटल्स का काम छोड़कर चले जाते, वो सब भी मैं संभालू, यूनिवर्सिटी भी मैं जाऊं, और फिर बाकी काम भी मैं करूं, और आपकी बीवी को शॉपिंग भी मैं ही करवाऊं। ये बीवी आपकी है, मेरी नहीं। वो भी माहिर थी, किसी की बर्दाश्त कर ले ये हो ही नहीं सकता था। ठीक है ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पैसे दे देता हूँ, कल शॉपिंग करवा देना। वो जल्दी से बोला, मैं नहीं करवा रही, आप खुद ही अपनी बीवी को लेकर जाइएगा और खुद ही करवाइएगा। वो मुंह बनाकर बोली, तुम जानती हो ना, मुझे बाजार जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अजीब अजीब निगाहों से लोग देखते हैं। वो लब खींच कर बोला, मैंने कितनी बार कहा है कि लोगों की टेंशन मत लिया करें, लोग तो वेले निकम्मे हैं, उन्होंने तो सोचना ही है, आपको उनकी टेंशन क्यों होती है? इग्नोर करके आगे जाया करें। बाकी अगर कोई तंग करे तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगी आपको बचाने के लिए। लेकिन शॉपिंग के लिए मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि आपके काम के चक्रों में मेरी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मुकम्मल भी नहीं हुआ, मुझे वो मुकम्मल करना है। और हाँ, आज रात अपनी बीवी को अपने पास सुलाइएगा, क्योंकि मैं पूरी रात लाइट चलाने वाली हूँ और ये अकेले कमरे में रहने से डरती है। वो बोलती हुई बाहर निकल गई। क्या बदतमीजी है ये ऐसे कैसे कर सकती है? मतलब मैं कैसे आपको यहाँ सुला सकता हूँ? वो झिंझिला कर बोला, कोई बात नहीं, मैं किसी और कमरे में रह लूंगी, मैं नहीं डरूंगी। वहीं ने मुझे आयतर कुर्सी सिखाई है, उसने मुझे बताया कि जब भी डर लगे ये पढ़ लिया करो, फिर डर नहीं लगेगा। वो मासूमियत से बोली तो अहमद ने महज सर हिलाकर उसे देखा, फिर वो चुपचाप बाहर निकल गई। अहमद जल्दी से उसके पीछे आया और साथ वाला रूम खोलकर दिया। आप यहाँ आराम कीजिए, अगर डर महसूस हो तो दरवाजा नॉक कर दीजिएगा। वो बोला तो वो सर इस बात में हिलाती अंदर चले गए। कुछ देर टेरेस पर खड़ी रही, फिर घर में बादल गरजने लगे तो वो खौफजदा सी होकर अंदर आ गई, मगर टेरेस का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। वो लेटी थी कि जोर से बादल गरजे और साथ ही इस कदर जोर से बिजली कड़की कि वो खौफजदा होकर कंफर्टर में छुप गई। खाना उसमें उसे ऐसा कमरा दिया गया था जिसमें कोई ना विंडो थी और ना ही बाई साथ खाने से कमरे को साउंड प्रूफ कर दिया था। लाला, वो तरफ को रोती साद खान को करने लगी। अहमद ने उठकर अपनी टेरेस की खिड़की बंद की और फिर उठकर बेख्तियार हाले नूर को देखने के लिए उसके कमरे की जाने पड़ा। उसने दरवाजा नॉक किया कि अंदर से दिलखराश चीख सुनाई थी। वो हड़बड़ाकर दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर बैठी कानों पर हाथ रखे हिजानी अंदाज में चीख रही थी। वो जल्दी से उसकी जाने पड़ा। हाली नूर, क्या हुआ है? होश में आओ, उसे कंधों से पकड़े हुए बोला तो वो चीखना बंद कर चुकी थी, मगर उसका जिस्म यख ठंडा और पसीने में शराबुर था। वो जल्दी से उसके सीने से लगती अहमद को तो जैसे होश उड़ गए थे। उसे जिंदगी में कभी किसी लड़की से हाथ तक नहीं मिलाया था और यूं एकदम से उसकी गले लगी और उसके दिल में हशर बर्पा कर दिया। उसने सर को उस बात में हिलाने लगा, फिर दोबारा से बोल पड़ा, वहीं हरम भी वहां
आज की थी। महीन ने जल्दी से खिड़की और टेरेस के दरवाजे को बंद किया और जो उसकी दूसरी साइड पर आकर बैठ गई। हरम कुछ देर बाद वहां से चली गई थी। अहमद पूरी रात उसके पास सरीला था। उसका हाथ पकड़े पुरसुकून से सो रही। फजर के टाइम वो उठा और वजू करके नमाज पढ़ने मस्जिद के लिए निकल गया। नमाज के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो हाले नूर बेड पर सर झुकाए बैठी थी। वो खनखारता हुआ उसके पास जाकर बैठ गया। आही ने मुझे बताया कि अपिया आपको बहुत कड़वा बोलती रही है। वो हमेशा से ऐसी ना थी, बल्कि बहुत अच्छी और नरम दिल की थी। जैसे मेरी अम्मी है ना, बिल्कुल वैसी। उन्हीं की तरह बहुत नरम थे। मगर उनकी शादी जहां पर हुई, उस शख्स ने बात बात पर उनकी कम सूरत होने पर ताने देता था। एक पुरएतमाद सी हरम राना जिसे खो सके। फिर अपिया प्रेग्नेंट हुई तो उनके शौहर को बेटा चाहिए था और इन दिनों हरम आपी मेके में चली आई। मगर वो शख्स उन्हें तलाक देने पर अड़ गया क्योंकि बेटी पैदा हो गई थी। मेरे बाबा ने उनसे कहा कि उनकी बेटी को तलाक लिख दो, तुम जो चाहोगे वही दोगे। उसने कंपनी में 50% शेयर्स मांग लिए और मेरे बाबा ने आपी का घर बचाने की उसकी ये शर्त भी मान ली। मगर उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की कि उन शेयर्स की मालिक हरम आपी को बनाए और वो शख्स ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो जबरदस्ती हरम आपा से सब लेना चाहता था। मगर बाबा ने हरम आपा से पहले ही कह दिया था कि ऐसा कुछ मत करना क्योंकि वो शख्स सब पाने के लिए तुम्हें छोड़ देगा। और हरम आपी भी डर चुकी थी कि वो शेयर्स कभी उनके नाम नहीं करेगी। फिर बाबा ने वो शेयर्स महीन के नाम कर दिए तो वो चिल्ला कर रह गया क्योंकि महीन से लेने की शर्त ये थी कि जब महीन अपनी रजामंदी से ले। फिर आज से 15 साल पहले जब मैं 18 साल का था तो इन्होंने कहा कि उनकी तलाक याफ्ता बहन जो कि मुझसे 10 साल बड़ी है उससे शादी कर लो वरना तलाक दे दूंगा। तब भी हरम आपी ने कहा कि दे दो तलाक, मगर वो अपनी बाई की जिंदगी कभी खराब नहीं करेगी। और आपी ने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो नम लहजे में बोलता चला जा रहा था और फिर सर उठाकर देखा तो उसके रुखसार भी भीगे हुए थे। वो उसकी बहन के दुख पर रो रही थी। लोग इतने बुरे क्यों होते हैं? जो नहीं पसंद उन्हें तकलीफ क्यों देते हैं? मेरे बाबा ने भी मेरी मामा से शादी की और इनकी ड्राइवर की बेटी थी तो कभी किसी ने इन्हें कबूल ही नहीं किया। वो बहुत हसास थी। बाबा की मोहब्बत के बावजूद भी वो बहुत मुरझाई सी रहती थी क्योंकि बाबा उनके लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते थे जैसे मेरे लिए नहीं लिया। बाबा हमेशा से ही अपने बाबा से यानी हमारे दादा से और फिर आगे तायाजान से डरते ही रहे। पूरी जिंदगी उन्होंने ना कभी अपनी बीवी की के लिए और ना ही अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया। मेरी मामा जब मैं पैदा हुआ तो उसी दौरान वफात हो गई। मेरे लाला छोटे से 7 साल के, मगर वो मेरी मामा भी बन गए और बाबा भी। कोई मुझे कुछ कहता तो वो डाल बनकर खड़े हो जाते। लेकिन आज से 2 साल पहले सानिया आपी ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो इनसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और सबने बिना उनकी सफाई सुने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर हकीकत खुल गई। किसी ने सानिया आपी को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तायाजान की बेटी थी। और फिर छोटे ताया के बेटे सफियान ने मुझे बहुत तंग किया कि मैं उससे दोस्ती कर लूं। अगर कोई डांटता तो वो मेरे लिए लड़ता था और फिर मैं उन्हें साथ भाई जैसा समझने लगी। और उस दिन वो मुझे आइसक्रीम खिलाने के बहाने होटल में ले गए और वहां जाते ही उन्होंने मेरे साथ गंदी हरकतें करनी चाहिए तो मैंने बाज उनके सर पर दे मारा और वहां से भाग आई और आपने मुझे बचा लिया। मगर मैं तायाजान और सुफियान के खौफ से उस दिन कुछ बोल नहीं पाई थी। आई एम सो सॉरी। वो रोते हुए बोलते अपने कान पकड़ के। अहमद को उसकी मासूमियत पर हैरानगी हो रही थी और वो खत्म हो चुकी थी। वो महरूमियों के बीच पली थी और अपने लिए जज्बाती सहारे ढूंढती थी। उसके माथे पर लबरकता उसे साकित कर गया। सो बेगम साहिबा जल्दी से तैयार हो जाए और हम आज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। उसके रुखसार को छूते हुए बोला तो जैसे हया से सिमट सी गई और वो उठकर अपने कमरे में आया और वो चेंज करके बाहर आया तो इसने हिजाब करके अपने इर्द गिर्द चादर ले रखी थी। उसकी चेंज पर बहुत खुश था। इसने देरों शॉपिंग करवाई। अगले दिन उसे पॉलर छोड़ने आया तो उससे फोन नंबर मांगा तो हाले गुमसुम से देखने लगी। हाले नूर फोन नंबर। वो फिर से बोला मेरा मोबाइल तो घर में ही रह गया। उस दिन मैं आपको क्या कहूँ? हाले नूर आप कम से कम बताएं तो सही कि आपके पास मोबाइल नहीं है। मुझे आप बार बार गिल्टी फील करवा रही है। मैं आपकी तरफ से इतना लापरवाह कैसे हो गया था? आई एम सो सॉरी। ये मेरी जिम्मेदारी थी। वो ताज्जुब भरे अंदाज में बोला इट्स ओके। आप इस तरह बार बार सॉरी मत कीजिए। वो बोली अच्छा ऐसा करो, आप ये मेरा मोबाइल रखे, मैं दूसरा मोबाइल ले लेता हूँ रास्ते से। वो पॉलर के सामने उसे छोड़ते हुए बोला और फिर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वो दफ्तर पहुंचा और अभी वो दफ्तर जाकर बैठा ही था कि हाले नूर का फोन आ गया।
जी हाले, काम हो गया? वो बोला। हाँ, यहाँ बहुत रश है अहमद जी, प्लीज आप मुझे आकर ले जाइए। दूसरी तरफ से वो जलाहट बड़े लहजे में बोली। तो एकदम से मुस्कुराहट अहमद के लबों पर तैरने लगी। उसका यूं अहमद जी कहना उसके दिल पर जैसे छू गया था। मेरी बेगम साहबा को इंतजार करवा रहे हैं, चले ऐसा करते हैं, छोड़ दे इस काम को, हम घर में ही पॉलर मंगवा लेंगे, क्या ख्याल है? वो बोला। जी बिल्कुल ठीक है, वो बोली। और फिर अहमद सब काम छोड़कर उसे लेने चला गया। अगले दिन वो लाउंज में माहीन के साथ बैठी हुई थी। अहमद के साथ वो अंदर दाखिल होते साद खान को देखकर साकित रह गई। गुड़िया, उसने पुकारा तो वो होश में आई, फिर साद के सीने से लगी तरप तरप कर रो थी। साद भी रोए जा रहा था और बार बार उसके माथे पर और सर पर बोसा दे रहा था। हालेनो, अपने बाइक को लिविंग रूम में ले जाइए और आप ना ड्रीमिंग रूम में बैठकर बातें कीजिए, मैं खाने पीने का इंतजाम करवाता हूँ। अहमद राजपूत ने कहा और फिर वो साद को लेकर लिविंग रूम में आ गए। साद ने उससे सबके बारे में पूछा और सबकी तारीफें करती नहीं थक रही। और साद का दिल जैसे मुतमईन हो गया, वरना वो कल रात से कितना बेचैन था वो वही जानता था। कल रात ही वो वापस पहुंचा था और उससे मिलने के लिए जब वो खान हाउस गया तो वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि किसी मर्द के साथ मोहब्बत करती थी और उसके साथ होटल में पाई गई है, इसलिए वो उसके साथ रुखसत कर दिया गया है। वो तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया था। वो जानता था कि उसकी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसने अगली सुबह अहमद राजपूत का नंबर निकलवाया और उससे राब्ता करके वो इस वक्त उनके घर में बैठा था। और उसे पहली बार इस फैसले पर खुशी हुई थी। उसकी बहन का खिला खिला चेहरा बता रहा था कि वो कितनी खुश है। कुछ देर के बाद अहमद राजपूत भी अंदर आकर बैठ गया। अहमद साहब, मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाने की इजाजत चाहता हूँ। इसकी जिस तरह शादी हुई है इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। मैं अपनी बहन को दुल्हन बनाकर रुखसत करना चाहूंगा। वो बोला तो अहमद चौंक कर उसे देखने लगा। मुझे इस बात पर कोई इतराज नहीं है। अगर हाले नूर मेरे साथ चाहती है तो मेरी खुशकिस्मती होगी। अगर हाले नूर मुझसे अलग भी होना चाहती है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। वो धीमा सा मुस्कुरा कर बोला। तो हाले नूर ने तरफ कर उसे देखा और उसकी आंखों में नमी और गुस्सा दोनों थे, जो कि साद की ज़ैनत निगाहों से छुप नहीं सके थे। फिर वो साद के साथ राना हाउस आ गई। अगले दिन घर में जिया के कहने पर नत नए पकवान बन रहे थे। आज अहमद राजपूत के घर वाले बकायदा अंगूठी पहनाने आ रहे थे और ठीक 7 दिन के बाद तजदीद निकाह था। कुछ देर में मेहमान आ चुके थे और वो अहमद से मिलकर जैसे ही उड़ा तो गाड़ी से सामान निकलवाती महीन से टकराया। वो गुस्से से बोलने ही लगा था मगर महीन को देखकर चौंक गया। तुम? वो चिल्ला कर बोला। ओह रिश्वतखोर! महीन तंजिया लजे में बोली। और शट अप, मैं कोई रिश्वत नहीं लेता, मैं बहुत ईमानदार ऑफिसर हूँ। वो तब कर बोलता उसके हाथ से टोकरी पकड़ने लगा। ये हमारी टोकरी है, क्यों दूं? वो पीछे होकर होते हुए बोली। तुम सच में मेंटल केस हो, अहमद राजपूत की बहन हो क्या? वो मुंह बनाकर बोला। क्यों बताऊं? अपने काम से काम रखो और हाँ, ये सामान अंदर पहुंचा देना। वो टोकरी उसने हाथ में पकड़कर तंग कर बोलती अंदर की जानी पड़ती। ओ गॉड, क्या पागल लड़की है! वो चिल्लाकर बाकी की चीजें उठाकर अंदर आया। सब फैमिली मेंबर्स वहीं पर आ चुके थे। हाले नूर हिजाब की अहमद के पहलू में बैठी हुई थी। अहमद ने उसके हाथ पे अंगूठी पहनाना हल्का सा हाथ को दबाया तो अपना हाथ खींच गई। साथ तो महीन की तरफ देख रहा था जो कि गंदमी रंगत में भी ऐसी डिसेंट पर्सनालिटी से छाई हुई थी। वो हाले नूर को कमरे में ले गई तो साथ भी कुछ देर के बाद वहां आया तो अंदर सुफियान खड़ा था। अरे वाह, क्या किस्मत है इस अंकल की, जो तुम जैसी अनछुई हसीना मिल गई। सुफियान भी बाकी से बोला तो साथ ने जोर से मुट्ठियां बीची और आगे बढ़ने लगा तो इसी वक्त चटाक की आवाज सुनाई दी। वो थप्पड़ हाले नूर ने मारा था। इससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं होगा। वो शख्स मेरा शौहर है और तुमसे लाखों गुना ज्यादा अच्छे हैं और भले तुम्हारे साथ रंग रूप में बहुत कम है मगर उनका इखलाक, उनका किरदार ऐसा है कि तुम उनके सामने उनके जूते की धूल भी नहीं है। आप यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा से मेरे मुंह मत लगना। तुम जैसों की मुंह तोड़ना मुझे अच्छी तरीके से आता है। हाले नूर चबा चबा कर बोली और वो खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात से अपनी गुड़िया का ऐसा एतमाद दिख रहा था। फिर उसकी निगाह महीन पर पड़ी जो कि मुतमईन सी खड़ी थी, जैसे इस वाक़े से कोई ताल्लुक ही ना। यूं सुफियान गुस्से से उसकी जानिब बढ़ने लगा तो साद ने उसके कॉलर से खींचकर उसके चेहरे पर रख के थप्पड़ मारते उसे वार्न किया। आइंदा से मेरी हालिस नूर से दूर रहना। वो सर्द लहजे में बोलते उसे बाहर धकेल गया। वैसे मेरी प्यारी से मामा ने क्यों मेरे प्यारे से मामू जान से नाराज कर? पता है, इनका चेहरा उतर गया।
तुमने एक बार भी उनसे बात नहीं की। माहीन की बात पर साद की आंखें फैल गई। व्हाट? अहमद राजपूत तुम्हारे मामू है? वो बेयकीनी से बोला। क्यों नहीं हो सकते? इतनी बड़ी बांझी कैसे हो सकती है? वो सर झटक कर बोला। आप भी अगले 20 साल तक शादी मत कीजिए, तो देख लीजिएगा जब आपकी शादी होगी ना, आपकी भी बांझी या बांचा मेरी उम्र का होगा। और फिर आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि ऐसे इतनी बड़ी बांझी कैसे होती है। वो मुंह बनाकर बोली। ओ आई सी, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम 21-22 साल की हो बस? वैसे 30-32 की लगती हो। साथ ने मोबाइल का आराई से कहा तो महीने से कीना तोड़ निगाहों से देखा। मामू, कि इस्लाम हमें एक कत्ल की भी इजाजत नहीं देता। अगर एक कत्ल जायज होता तो मुझे बताइएगा, सबसे पहला कत्ल इन्हीं का करूँ। वो अंदर दाखिल होते अहमद से बोली। तुम किसी न किसी से लड़ने का बहाना ढूंढ ही लेती हो, क्या हर वक्त लड़ाका त्यारा बनी रहती हो? अहमद देखा। देखा ना, मैं पहले ही समझ चुकी थी। आपकी बांझी को आपकी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, और ये लाकर लड़ाका त्यारा है। पता है, ये पागल अपनी स्कूटी को लाडो बोलती है। ये समझती है स्कूटी किसी से टकरा गई और कुछ तोड़फोड़ हुई तो उस बेचारी को बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी मेंटली हालत कुछ खराब है। मगर अब मुझे पता लगा कि इसका दिमाग ऊपर का हिस्सा ही खाली है। साद खान बोलता जा रहा था और हाले नूर मुंह खोले अपने लाला को पहली बार इन बोलते देख रही थी। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इसने आपके साथ बदतमीजी की है तो ये ऐसी ही है, किसी को नहीं छोड़ती। हाँ हाँ, अब तो आपको मुझ में अजीब ऐब भी नजर आएंगे ना। बीवी जो मिल गई, बाढ़ में जाए आप। वो तंग कर बोलती बाहर की जाने पड़ी और फिर रुक कर साद की जाने देखने लगी। मियाँ बीवी के दरमियान आपका क्या काम है? आप भी बाहर तशरीफ ले जाइए। वो तंग कर बोलती बाहर निकल आई तो साद भी उसके पीछे चला आया। वैसे आप हमेशा इतने ही गुस्से में रहती है क्या? उसके साथ चलते हुए बोला। क्यों, आपको पूछ कर क्या लेना है? रिश्ता बेचना है क्या? नीयत तो नहीं खराब होगी मुझ पर? उस दिन तो बहुत गुस्से में बोल रहे थे, आज बात पे बात पर हंसी निकल रही है। मजाक कर रहे हैं। शायद पता चल गया ना कि मैं बहुत अमीर हूँ, तो इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तंजिया लहजे में बोली तो साद की मुस्कुराहट सुगड़ गई। मैं बिल्कुल तुम्हारे बारे में सही सोचता हूँ। तुम्हारा बाकी दिमाग खाली है। पता नहीं तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों भरी हुई है। जहाँ मैं तुमसे नरमी से बात कर रहा हूँ ताकि हम दोस्त बन सकें, मगर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात भी की जाए। इंतहाई कोई बदतमीज लड़की हो। तुम जैसी लड़कियों को मैं इतनी जूती की नोक पर रखता हूँ। वो गुस्से से बोलता उसकी साइड से होता नीचे की जाने पड़ गया। एहसास तौहीन से महीन की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ की पूछ से साफ करती नीचे की जाने पड़ गई। अहमद बेड पर बैठा उसके साथ बैठे उसे देखते ही नहीं थक रहा था, चूंकि इससे निगाहें फिरे अनजान बनकर बैठी हुई थी। हालेनो, मेरी तरफ देखिए। अहमद ने उसकी थोड़ी सी थामते उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। तो वो जोर से आंखें मीच गई। तो आप मुझसे बात नहीं करेंगी? अहमद ने उसकी आंखों में फूंक मारते हुए कहा। तो वो नफी में सर हिला गई। नाराज है मुझसे? वो हाथ की पुछ से उसका रुखसार छूते हुए बोला तो रुक फेर गई। बोलिए ना हालेनो, आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूं मैं। वो भोजन लहजे हुए बोला। क्यों तरस रहे हैं आप तो यही चाहते थे ना कि हम अलग हो जाए, फिर क्यों आप मेरे लिए तड़प रहे हैं? और न रूठे अंदाज में बोलती उठकर ड्रेसिंग के पास आई। आई एम सॉरी। मैं अपने दिल पर हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने वो किस दिल से कहा है। मैं जानता हूँ कि आपके बिना जीने का तस्वुर भी नहीं मैं कर सकता। कल रात मैंने कैसे गुजारी है आप नहीं जानती। हालांकि हम एक कमरे में नहीं रह रहे थे, लेकिन फिर भी आपका यूं वहां इस घर में होना मेरे लिए सुकून का बायस था। मैं खुद से लड़ता रहा हूँ पिछले कई दिनों से, क्योंकि मेरा दिल आपकी तरफ माइल हो रहा था। मगर मैं अपने दिल को समझाता था कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाले नूर तुमसे बहुत छोटी है। मैं खुद से शर्मिंदा हो रहा था कि मैं एक छोटी सी बच्ची से मोहब्बत करने लगा हूं। उसे बाहों में बड़े हुए बोला। अच्छा जी, और ये छोटी सी बच्ची जो कि आपसे इतने दिनों से मोहब्बत कर रही है, उसका क्या? मेरे एहसासात और जज्बात की कोई कदर नहीं है आपको? बहुत बुरे हैं आप। उमंग बहुत सौर कर बोलती तो अहमद ने अपना कामनी सी गुड़िया जैसी बीवी को बाहों में भर लिया। मैं अहमद राजपूत दिलो जान से आप पर फिदा हो। हालेलुट उसे इस कदर नरमी से पकड़े हुए था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे छू रहे हैं। जोर से पकड़िए ना मुझे। और मदहोश लहजे में बोली। ऐसे ही ठीक है। डर लगता है कि आप हार्ट ना हो। उसे मजीद करीब हुआ था, मगर उसकी गिरफ्त में वो अभी भी नरमी थी। उसे छूकर अरमोल कर रहा था। वो पुरसुकून सी उसके दिल के मुकाम पर सिर रखे उसकी धड़कनों को सुन रही थी।
फिर कुछ देर के बाद वो शादी की तारीख रखकर वापसी के लिए निकल गए। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी और बारात का दिन आ पहुंचा था। साद मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खड़ा था कि अंदर दाखिल होते महीन पर निगाहें टिक चुकी थी। वो ग्रीन कलर की मैक्सी के साथ हिजाब की बहुत प्यारी लग रही थी। साद बेख्तियार उसे देखता गया, फिर एक टेबल पर जाकर बैठ गया। साद ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला और फिर पेन निकाल कर बोला, आई एम सॉरी लिखा था और फिर वेटर के हाथ उसे भेजा। महीन ने खोल कर देखा और गुस्से से चिरमर करके उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने मुस्कुराकर दोबारा से एक और टिश्यू पर लिखकर भेजा तो उसका दोबारा वही असर किया। वो बार बार वक्फे वक्फे से उसे बेच रहा था और फिर उसने अपनी हैंड बैग से लिपस्टिक निकाली और टिश्यू पर कुछ लिखने लगी। वेट्रेस टिश्यू लेकर आई तो उस पर आई हेट यू लिखा था। वो धीमा सा मुस्कुराते इस टिश्यू को अपनी पॉकेट में डालकर जिया की जानी बढ़ा, जो कि खाना वगैरह देख रहे थे। साथ बेटे, हारे नूर के ससुराल वालों का खाना टेबल पर लगवाइएगा। इन लोगों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी बाबा, ऐसा ही होगा, वो सर हिलाकर बोला और फिर वेटर के साथ उनके टेबल पर खाना निकालने लगा। माही, कॉल किसकी है, उठा लेना, हरन ने बोला। अम्मी फायजा है और मैं इतने शोर में कैसे पिक करूं कॉल, वो बोली। आइए मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ। साद ने कहा तो सिर झटक कर उसके साथ बाहर आ गई। वो वहां बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। हेलो फायजा, क्या हुआ, उसने पूछा। व्हाट? और फिर दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया कि माही चीख पड़ी। वो जो वापस पलट रहा था उसकी यूं चीखने पर हड़बड़ा कर पलटा। क्या हुआ माहीन, सब ठीक है ना? वो जल्दी से पास आकर पूछने लगा। मेरी लैला का एक्सीडेंट हो गया है और इसे ना हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। फायजा के आउट हाउस में रहती है तो फायजा के पास इस वक्त कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई और है जिसके साथ वहां से हॉस्पिटल लेकर जा सके। मुझे उसे फौरन लेकर जाना होगा। वो रोते हुए बोलती जा रही थी। ओके, नो प्रॉब्लम, हम अभी चलते हैं, वो जल्दी से बोला तो आंसू साफ करते उसे देखने लगी। आप मेरी मदद क्यों करेंगे? आप तो मेरे दुश्मन नंबर 1 है ना, वो मुंह बनाकर बोली। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, इंसान हूं मैं भी, तो इंसानियत तो मेरे अंदर भी है ना। अब कोई तकलीफ में है तो मैं इसे इस तरह तो नहीं देख सकता ना, अपना फर्ज हर हाल में निभाता हूँ। और मुस्कुराकर बोला तो माहीन उसे मशकूक अंदाज में देखने लगी। आप अंदर जाकर अपनी मदर को बताइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो बोला, नहीं नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने साफ मना कर देना है, मेरा उसे बचाना बहुत जरूरी है। वो बोली, लेकिन ऐसे बिना बताए जाएंगे तो सब लोग परेशान हो जाएंगे ना। वो बोला, नहीं कोई परेशानी नहीं होगी, मैं मैसेज कर दूंगी मामू को, वो सारी सिचुएशन संभाल लेंगे। वो जल्दी से बोली तो वो कुछ पल के लिए सोचता रहा और फिर उसने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसको लेकर उसके बताए हुए एड्रेस पर चल दिया। वो लोग वहां पहुंचे, वो तेजी से गाड़ी से निकलकर अंदर की जानिब भागी। वो भी उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने पड़ी बिल्ली को देखकर उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गई। उसके पास बैठी रो रही थी। तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि मेरी लाला की हालत इतनी खराब है, वो चिल्लाकर बोली। अब बच्चों की तरह रो रही थी। साद की इस वक्त जो हालत थी वो बयान से बाहर थी। उसका दिल चाह रहा था कि उस लड़की को रख रख के 2 थप्पड़ मारे जो उसकी बहन की शादी से उसे यहाँ लेकर आ गई थी, वो भी एक बिल्ली को बचाने के लिए। ये सब क्या है माही, ये है तुम्हारी लैला? उसके पास जाकर तंजिया अंदाज में पूछा कि वो सर इस्बात में हिला गई। हमें इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा, शायद ये बच जाए। वो बोली, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, मैं एसीपी साद खान एक बिल्ली को अस्पताल लेकर जाऊंगा? डिस्कस्टिंग। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं हरगिज इसे अस्पताल लेकर नहीं जाऊंगा। तुम्हें अपना मजाक बनाने का शौक होगा तो शौक से बनवाओ। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा जल्दी से वापस आओ, हम लोग होटल पहुंच रहे हैं। वो नागवारी भले अंदाज में पलटने लगा तो महीन ने उसकी बाजू से खींचकर उसका रुख अपनी जानिब किया। अगर वो जानवर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर जानवर तकलीफ में है और आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन आपसे इस बात का भी हिसाब लिया जाएगा। आपके फ्राइज में सिर्फ इंसानों को बचाना नहीं, इन जानवरों को भी बचाना है। वो तब कर बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा और मैं इस बिल्ली को अस्पताल हरगिज नहीं लेकर जाऊंगा। तुम्हारे दिमाग के तो सारे स्क्रू ही ढीले हैं, मेरे दिमाग को मत खराब करो। वो बोला,
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दौर में उन्होंने फरमाया था कि अगर उमर फारूक की दौर में कोई कुत्ता भी दरिया फरात के किनारे पर प्यासा मर जाए तो इसका भी हिसाब उमर से होगा। ये एक कुत्ते के बारे में है जिसको घर में रखना भी जायज नहीं। ये तो फिर एक बिल्ली है, और आप सल्लम के पास आया करती थी ना बिल्ली, तो अल्लाह के नबी अपने वजू का पानी उसके आगे कर दिया करते थे। ये आज मर गई ना तो कल क्यामत के दिन आपका गिरेबान जरूर थामेगी और आपसे सवाल करेगी कि आपके पास तो गाड़ी थी ना, आप चाहते तो उसे बचा सकते थे, लेकिन आपने इसे तरक्की के लिए छोड़ दिया। क्या जवाब देंगे आप? वो बहती आंखों से बोलती चली जा रही थी और उसके तने असाब ढीले हो गए। वो गहरा सांस भरता उसे देखने लगा, जिसकी आंखों का मस्कारा काजल फैल चुका था। अच्छा चलो, लेकिन मैं ज्यादा टाइम वहां पर नहीं रुकूंगा, वो गहरा सांस भरते हुए बोला। तो इसका चेहरा खिल उठा था। हाथ चलेगा, प्लीज मुझे चले, प्लीज जल्दी चलिए। वो बोलते ही जल्दी से उस बिल्ली को गोद में उठा गई, उसे वैसे एक कैट शेल्टर होम में ले आया था। बिल्ली की दोनों टांगे टूटी थी। वो सब सुनकर सारों की तार रोने लगी। उसके बाद बैठकर संजीदगी से उसे देखने लगा। एक बात कहूं? उसके पूछने पर सर इस बात में हिलाते हुए कहने लगी, तुम कसम से बहुत डरावनी लग रही है, वो हॉरर मूवी की चुड़ैल जैसी। उसे मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो उसे गुस्से से देखने लगी। गेट आउट और मुझसे बात मत करना। वो गुस्से से बोला तो कहका लगाकर हंस पड़ा। अब उसकी चुपके से तस्वीर बना रही। अच्छा फोन नंबर दे दो ताकि मैं लैला की खैर खैरियत मालूम करता रहूं और होटल जाकर सिचुएशन देखकर बता दूंगा। वो बोला तो उसने इसका नंबर एक्सचेंज किया। फिर वो जल्दी से होटल पहुंचा। सुराजिया खान गुस्से में बैठे हुए थे। किधर चले गए थे तुम? जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? वो गुस्से से बोले। सॉरी, जरूरी काम आ गया था। वो आहिस्ता से बोला। चलो ठीक है, अब जाओ, रुखसती की तैयारी करनी है। जो सामान भेजा है ना साथ, वो गाड़ी में रखवा दो। उन्होंने कहा तो सर इस बात पे हिलाकर पास से मुलाजिम को लेकर सामान रखाने लगा और सामान रखवाकर स्टेज पर आया तो हरम राना इधर उधर देख रही थी और उसे देखते ही वो तेजी से उसके पास आई। ये मेरी पागल बेटी कहाँ गई? फोन सुनने गई थी, वापस ही नहीं आई। मुझे लगा कि शायद हाले नूर के साथ है, मगर वहां भी नहीं है। हरम की बात पर अहमद राजपूत भी चौंक गया। क्या मतलब, वो कहाँ जा सकती है? यही होगी आप भी। अहमद ने इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं है वो अहमद यहाँ पर। मैं कब से उस बच्ची को पूरे हॉल में तलाश कर रही हूँ। मेरा तो बीपी हाई होना शुरू हो गया। वो सर थाम कर बोली, आंटी दरअसल बात यह है कि उसकी बिल्ली लैला गिर गई थी, उसकी दोनों टांगे टूट गई थी, उसे लेकर शेल्टर होम गई है। वो सर खुजाकर बोला, व्हाट? आपको कैसे पता? अहमद ने चौंक कर पूछा। दरअसल मैं ही उन्हें छोड़कर आया हूँ। उस सर झुकाए हुए बोला, ओ माय गॉड, आपने भी उस पागलपन में उसका साथ दिया? यकीन नहीं आता, आप तो मुझे बिल्कुल सुलझे हुए लगते थे। हरम ने नागवारी बड़े लहजे में कहा, मैंने उन्हें कहा था कि अंतजाब को सबको बताते हैं। वो कह रही थी कि वो खुद ही बता देंगी, और वैसे भी मुझे पता नहीं था कि लैला उनकी बिल्ली है। मुझे लगा कि उनकी कोई फ्रेंड है जिनको चोट आई है, तो मैंने तो अपना फर्ज निभाने के लिए ये सब किया। वो तो मुझे वहां जाकर पता चला कि वो एक बिल्ली है। मैं तो उसे फौरन लेकर आना चाहता था, मगर वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी, तो फिर मैं उन्हें शेल्टर होम छोड़ आया हूँ। वो सर्द आ पड़ते हुए बोला तो अहमद हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम क्यों हंस रहे हो? और ये तुम्हारी दी गई ढील है कि वो इस तरह की हरकतें करती है। आगे उसकी शादी भी करनी है। क्या करेगी वो आगे जाकर? इस तरह की हरकतें अगर करती रहेगी तो? हरम ने अहमद को डांटते हुए कहा, ये क्या हो गया है, इंजॉय कर ले दिया करें। बाकी जो इसने बिना बताए सब करने का काम किया है ना, उस पर मैं इसे जरूर डांटूंगा। अहमद ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ कि तुम डांटोगे उसे। तुम्हारी डांट में कोई दम खम नहीं है बेटा। वो चिढ़कर बोली और फिर बड़बड़ाती हुई स्टेज से उतर गई। ये क्या किया आपने लाला? आपने हरम आपी को नाराज कर दिया ना? हाले नूर ने मुंह बसोर कर कहा तो उसके सर पर चिपट लगाकर उसे खुशमगीन निगाहों से देखने लगा। हाले मेरी प्यारी सी गुड़िया, ऐसे नहीं बोलते। तुम दुल्हन हो, दुल्हन की जुबान पर ताला अच्छा लगता है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला तो अहमद भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मैं कुछ शर्माने वाली नहीं हूँ, ऐसी ठीक हूँ मैं। वो मुंह बस होकर बोली। फिर कुछ देर में रुखसती हो चुकी थी। वो होटल के सब काम निपटाने के बाद घर पहुंचा तो मोबाइल खोलते उसने तस्वीर देखी तो उसे बेख्तियार हंसी आ गई। उसने उसे मैसेज किया, कैसी हो और आपकी बिल्ली साहिबा कैसी है? उसका मैसेज अभी तक उसने सीन नहीं किया था। वो मोबाइल साइड पर रखता कपड़े चेंज करने चला गया।
वो वापस आया तो दूसरी तरफ से उसका मैसेज आया हुआ था, मेरी लैला अब 2-3 दिन तक शेल्टर होम में रहेगी, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की। लेकिन फिलहाल घर वालों से बेइज्जती करवा कर अपने कमरे में आई हूँ, सो प्लीज अब मुझे तंग मत कीजिएगा। उसका मैसेज पढ़ते उसके लबों पर बेइख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट टहलने लगी थी। ओ माय गॉड, काश मैं तुम्हें देख सकता जब तुम्हें डांट पड़ रही थी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी भी इंसल्ट हुई है, और मुझे पता है कितना बुरा लग रहा है कि मैं एक पुलिस वाला होकर तुम्हारे बारे में सही तरह से जान भी नहीं सका। तुम तो सीरियसली पागल हो, क्यों तंग करती हो सबको इतना? उसने लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके उसे भेजा, तो दूसरी तरफ से उसकी कॉल आने लगी। उसने कॉल अटेंड करते मोबाइल कान को लगाया। मैंने सोचा कि आपके सारे सवालों का जवाब फोन पर दे देती हूँ, ये इतने लंबे लंबे मैसेजेस करके मैं थक जाऊंगी, इसलिए जल्द से जल्द बात कर लेते हैं। वैसे मैंने नोट किया है कि आप मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फील नहीं हो रहे। उसने तंग कर कहा। हाय क्या बताऊं, अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे। वो सर्ट आ भरकर बोला तो दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई। मजाक कर रहे हैं ना? वो भी यकीनी बड़े लहजे में बोली तो कहका लगाकर हंस पड़ा। हाँ बिल्कुल, क्या है ना, तुम जैसी पागल से पहली बार मेरा टाकरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि तुम जैसी पागल से थोड़ा सा दिल ही बहला लूं। तुम दोस्त बनोगी मेरी? उसने पूछा। जी नहीं, क्योंकि अच्छी लड़कियां खैर मर्द को कभी भी दोस्त नहीं बनाती। मेरा दोस्त सिर्फ मेरा शौहर ही बनेगा। और हाँ, आइंदा से मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपने तो मुझसे नंबर इसलिए लिया था ना, ताकि आप होटल जाकर फंक्शन की मुझसे डिटेल बता सके। तब तो जाकर आपने मुझे कोई डिटेल नहीं दी, लेकिन अब मुझे फोन मैसेजेस करके क्यों बता रहे हैं आप? आइंदा से मुझे मैसेजेस या फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप जैसे लड़कों से बिल्कुल भी बात नहीं करती। वो तरह कर बोली। तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं है? तुम जानती हो मुझसे लड़कियां बात करने के लिए मरती हैं। सिर्फ एक झलक देख लेना लड़कियां तो बेताब हो जाती हैं। साथ में मगरूर अंदाज में कहा तो दूसरी तरफ से हंस पड़े। मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। तुम्हें यकीन नहीं है? तुम्हें पता है मेरी कजिन सानिया, तुमने देखा होगा उसे, मुझ पर मरती थी, लेकिन मैं उसे लिफ्ट भी नहीं करवाता था, और इसीलिए उसने मुझे पाने के लिए साजिशें भी की। मगर मैं उन जैसी लड़कियों को जूते की नोक पर भी नहीं रखता। मुझ पर इल्जाम तक भी लगाया उसने, लेकिन मैंने फिर भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। उसे लगा था कि वो इस तरह मुझे पा सकती है, मगर उसकी साजिशें सारी की सारी नाकाम कर दी मैंने। वो नागवारी बड़े लहजे में बोला। मुझे आपके साथ हुए हादसे के बारे में आपकी बहन पहले ही बता चुकी है, जो कि आपके लिए भी तकलीफ का बायस है, आपके बाबा और आपकी बहन के लिए भी, क्योंकि आप पर इल्जाम लगा था, तोहमत लगी थी, और आप इस बात को फख्र से मुझे बता रहे हैं। दूसरी बात, जो लड़कियां आप पर मरती है ना, उन लड़कियों का पर्सनल मैटर है, मगर मैं अपने शौहर से मोहब्बत करूंगी। लेकिन अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा ना, तो मैं इसे छोड़ दूंगी। सारी जिंदगी किसी मजबूरी के रिश्ते को नहीं निभाऊंगी, अपनी मम्मा की तरह। वो भी तंग कर बोली। चलो अच्छा है, अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मेरी तो बस यही दुआ है, क्योंकि तुमने मेरी बहन का बहुत साथ दिया है, इसीलिए मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर लेता हूँ, वरना तो और कोई बात नहीं है। और हाँ, आइंदा से मैसेज नहीं करूंगा। वो बोलता हुआ कॉल काट गया, और वहीं उसका एटीट्यूड बहुत उसे बुरा लगा। वो जितना उसके साथ नरमी से बात करने की कोशिश करता था, वो इतना ही उससे रूड अंदाज में बात करती थी। फिर वो सर झटक कर उसका नंबर डिलीट करता और उसकी तस्वीर डिलीट नहीं की, मगर नंबर डिलीट करके अंदर कहीं अजीब सी बेचैनी मची हुई थी। न जाने उसका दिल का ये हाल हो रहा था कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वो सर झटक कर सोने की कोशिश करने लगा, और कुछ देर गुजरी तो उसके नंबर पर अहमद की कॉल आने लगी। दूसरी तरफ अहमद ने जो बताया वो सुनकर जैसे बेचैन हो गया। मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने घर। वो तेज लहजे में बोला। नहीं नहीं, आप घर मत आइएगा, आप एक काम कीजिए, मेरे होटल पहुंचे, मैं वही हूँ। कुछ देर के बाद दोनों दरवाजा नॉक हुआ और साद खान अंदर दाखिल हुआ। वीडियो दिखाया मुझे, वो लब खींच कर बोला। मेरे ख्याल में आपको वीडियो मत देखे। अहमद राजपूत निगाह चुरा कर बोला। मेरी बहन ऐसी नहीं है, अच्छे तरीके से जानता हूँ उसको। वो थोड़ी ओवर ड्रेसिंग कर लेती है, ये बात मानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इसके अलावा किसी किस्म का ऐप नहीं देखा उसमें। प्लीज आप उसकी वजह से अपना रिश्ता मत खराब कीजिएगा। साद खान लब कुचलते हुए बोल रहा था। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपना रिश्ता इस वजह से खराब करूंगा? वो सब जो कुछ भी था,
उसके माजी का हिस्सा था और मैं माजी को खरीदने वालों में से नहीं हूँ। मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और उनकी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। और कोई भी शख्स मुझे इस वक्त ब्लैकमेल कर रहा है, उनकी इज्जत को लेकर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी हिफाजत करूं, और मैं ये सब उनकी हिफाजत के लिए ही कर रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। अहमद राजपूत ने कहा तो साद खान ने नम आंखों से उस शख्स की जाने देखा जो वाकई बहुत अजीम था। आप मुझे वीडियो दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। अहमद राजपूत ने मोबाइल उसकी जाने बढ़ाया। साद जैसे जैसे वीडियो देख रहा था उसका रंग मुतगैर हो रहा था और फिर एकदम से चौंक गया। अहमद भाई, ये वीडियो एडिटेड है, ऐसी एडिटिंग कोई प्रोफेशनल इंसान कर सकता है और मैं अपने जासूस छोड़ता हूँ, वो सब पता करेंगे। बस उसे ये बात आपकी और मेरे बीच में रहनी चाहिए और इसके अलावा आपको हतरमकान कोशिश करनी है कि आप अपना रवैया गुड़िया के साथ थोड़ा सख्त रखें। साज तेज लहजे में बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन्हें तकलीफ होगी। अहमद ने गड़बड़ा कर कहा, परी इतनी तकलीफ पड़ी है क्या उसकी? साद ने कहा तो वापस आया। वो वापसी के बाद बाहर निकल आया। वो घर पहुंचा था तो तहज्जुद की अजानें हो रही थी। उसने कदम कमरे की जानी बढ़ाए तो उसके कदम मन मन बरके हो रहे थे। दिल अजीब से अंदाज से धड़क रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरह से उसके साथ रूट होगा। फिर दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो करवट बदल कर सुकर के लेटी हुई थी। शायद वो उसका इंतजार करते करते लेट गई थी और थकन की वजह से उसे नींद आ गई। वो गहरा सांस भरता उसकी जाने बढ़ा, उसके पाँव के पास पड़ा, कंफर्टर उठाकर उसे उड़ा और वॉशरूम की जाने पड़ गया। हाले ने फजर के बाद साद को आते देखा तो कुरान रखती उनकी जानिब त्वचा हुई, मगर वो इसे इग्नोर करता लेट गया। हाले का दिल बुझ गया। वो गुमसुम सी लाउंज में बैठी थी। माही पास आई, क्या हो गया? तुम्हारे मामू शायद तुझसे नाराज हो गए हैं। वो लब कुचलते हुए बोली, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नाराज नहीं हो सकते तुमसे, ऐसे ही थके होंगे बस। मुझे लगता है कि वो जरूरी काम के सिलसिले में कहीं गए होंगे तो इसलिए आकर वो सो गए हैं और उन्हें मुझसे कोई नाराज क्यों मनाए। वो दुनिया में वो किसी से नाराज नहीं होते। महीन ने कहा, ठीक है, वो तो मान लिया कि वो ठीक होंगे, लेकिन उन्होंने सलाम तक नहीं किया मुझे। हालांकि वो गुजरे हुए मुझे सलाम करते थे, मगर आज वो नहीं था। वो बोलते हुए पूट पूट कर रोने लगी और महीन घबराकर जल्दी से उसके पास बैठकर उसे समझाने लगी, अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं उनसे बात करूंगी, अच्छे से डांटूंगी मैं। महीन ने कहा, नहीं नहीं, प्लीज कुछ मत बोलना, मैं नहीं चाहती कि वो ये सब सोचे कि मैंने मियाँ बीवी की बात तुमसे शेयर की है। मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। वो जल्दी से आंसू साफ करते हुए बोली तो महीन बेख्तियार उसकी मासूम सूरत देखकर मुस्कुराती। तुम भी ना, छोटी सी बात को लेकर दिल में बैठ गई थी। खैर, अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो प्लीज मेरे साथ ये मदद करो प्रोजेक्ट में। महीन ने कहा तो उसके साथ उसका प्रोजेक्ट बनाने में मदद करने लगी। फिर शाम को वो वलीमे के लिए तैयार हुई और वो लोग हॉल में पहुंचे तो अहमद ने उससे कोई बात नहीं की थी, बल्कि वो तो उसके पास स्टेज पर आकर भी नहीं बैठा था। वो एक साइड पर मोबाइल पर किसी के साथ लगा हुआ था और ये बात अब महीन ने भी महसूस की थी। फिर वापसी पर सब निकलने लगे तो अहमद ने उन्हें ड्राइवर के साथ घर जाने को कहा और खुद कुछ देर के लिए बाहर आने का कहकर वापस अंदर चला गया। महीन तेजी से होटल के अंदर दाखिल हुई। साद और अहमद एक साथ दिख रहे थे। चौंक वो दोनों सीढ़ियों से उतरकर जाने अंदर बढ़े और तेजी से लिफ्ट की जाने पड़े थे और उनके पीछे चली आई थी। वो दोनों अंदर आकर बैठे और मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। ये देखे कितने सारे उसके मैसेजेस आए हैं, मुझे धमकियां दे रहा है कि वो बहुत सारी वीडियोस को मार्केट में बेच देगा और कुछ सोशल मीडिया पर बेच देगा। अहमद की बात पर वो चौंक गए। आप उसे मैसेज करके पूछे कि वो क्या चाहता है, क्या वो पैसा चाहता है या कुछ हुआ? साद ने कहा तो अहमद मैसेज करने लगा, रबिश, बकवास कर रहा है, ये मैंने इसे जान से मार दूंगा। अहमद चीख उठा था, क्या हुआ, क्या मैसेज आया था? साद ने पूछा तो अहमद ने मोबाइल उनकी जाने बढ़ा दिया। अहमद अपना सर थाम गया। व्हाट? मैं जान से मार दूंगा इस घटिया इंसान को? साद भी इसका और गुस्से से बोलने लगा तो जल्दी से पीछे उठी और साद के हाथ से मोबाइल छीनता तो वो हड़बड़ा गया। उसकी आखिरी मैसेज पर निगाह पड़ी, बस बहुत चाहता हूं मैं अपनी प्यारी बीवी को, एक रात के लिए वापस कर दूंगा। वो मैसेज पढ़कर भी मैसेज पढ़कर महीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था और इससे पहले वाले मैसेजेस पढ़ने लगे। हाउ चीप,
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये सारी वीडियो आपने बात तक नहीं की हमसे। अब पता है आप कितने अरसे की ये सब कर रहे थे? पता है कितना तड़प रही थी वो? कैसे वो मुड़ जाके वहीं तब उठी? तुम गलत समझ रही हो वहीं। हम लोग सिर्फ ये नाटक कर रहे थे। वो शख्स ये समझे कि अहमद को अपनी जगह से प्यार है और वो लोग इस तरह आसानी से इस तक पहुंच जाएंगे। और रही बात हाल नूर की, तो उससे छुपाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसे तकलीफ ना हो। और मैंने ही इन्हें मना किया था उससे बात ना करे और उसके साथ इस तरह नाराजगी जाहिर करे कि वो बद बुझ जाए। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है वो अहमद की शायद दुश्मनों में से किसी एक की है, जो कि नजर रखे हुए हैं और किसी भी तरह अहमद को खुश नहीं रहना देना चाहते। साद ने कहा तो वो घबराहट बड़ी सांस भरती सोफे पर बैठ गई। सॉरी मामू, मैंने इतना सब कुछ बोल दिया था आपको, पर मुझे गुस्सा इतना आ गया था। इट्स ओके बच्चे, कि मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है, मगर इससे भी बुरा सलूक मैं कर रहा हूँ और मेरे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगर मुझे ऐसे ही लगता है कि इंसान शायद हम पर कोई नजर रखे हुए है। वो खुश नहीं देखना चाहता। हालिनूर का तो कोई दुश्मन है। मेरे आसपास दुश्मन और दोस्त हैं। मेरी वजह से उन्हें ये सब सहना पड़ रहा है। पता नहीं उसने कहाँ से तस्वीरें ली हैं, उन तस्वीरों को वीडियो के साथ शामिल कर रहा है और वो बेहुदा वीडियोस बना बनाकर बेच रहा है मुझे। अहमद ने कहा, ओह, हालिनूर की पर्सनल तस्वीरें कोई ऐसा इंसान ही यूज कर सकता है जो कि इस घर में मौजूद हो? क्योंकि हालिनूर तो भी मामू की जिंदगी में आई है ना, तो हालिनूर के बारे में इतना डाटा कैसे रख सकता है? ये तो कोई हालिनूर का दुश्मन ही कर सकता। शायद इसकी रसाई हालिनूर के मोबाइल तक है। शायद हो सकता है वो शख्स सुफियान हो। वहीम की बात पर दोनों चौंक कर सीधे हो। वो माय गॉड, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। मैं भी यही सोच में डूबा रहा हूँ कि शायद मेरा ही कोई दुश्मन है जो कि मुझे नीचा दिखाने के लिए सब कर रहा है। जब हालिनूर को मुझसे निकाह करके इस घर से भेजा गया था तो उसका मोबाइल उसी घर में रह गया था। फिर शायद सुफियान के हाथ लग चुका है। अहमद ने लब भीज कर कहा तो साथ ने मुट्ठियां भेज दी। थैंक यू सो मच महीम, तुमने हमारा ध्यान इस तरफ लगाया, वरना तो मैं बाहर वालों के मुतल्लिक ही सोचता रह गया था। जो इंसानों से होटल में बुलाकर अपनी हवस पूरी करने की कोशिश कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और दिल उसने हार्ट का लफ्ज बोला था और मैं तब से सोच रहा था कि ये लफ्ज मेरे पेरे भी सुना है। तुम्हें याद है ना वहीं जिस दिन अहमद ने रिंग बनाई थी? उस दिन वो घटिया आदमी बहुत बकवास कर रहा था। साथ ने कहा जी, इसीलिए मेरा ध्यान सबसे पहले उसी की तरफ गया था। खैर, अब आप जाकर उसका लैपटॉप देखें, हो सकता है आपको कुछ न कुछ मिल जाए। उस संजीदगी से बोली सा साथ ने सर इस बात में हिलाया। और हाँ, मेहरबानी फरमाकर अब घर तशरीफ ले जाए और अपनी रूठी हुई बीवी को मना लीजिए। वो साथ की तरफ मुड़ते मुंह बनाकर बोली और फिर से लेकर घर के लिए निकल गई। साथ भी घर पहुंचा तो सुफियान अभी तक जाग रहा था। उसे मुकम्मल इग्नोर करता कमरे में आया और अपनी अलमारी से कैप्सूल नुमा चीज निकाली, जो बेहोशी का कैप्सूल था। उसने कमरे के सामने से गुजरते उस कैप्सूल को फोड़ा और अपना सांस रोक लिया। उसकी बेहोशी होने के बाद वो कमरे में आया और लैपटॉप तलाश करने लगा। कुछ देर के बाद वो लैपटॉप उठाकर तेजी से बाहर निकला और उसने लैपटॉप खोला तो उस पर पासवर्ड लगा था। उसने 2-3 पासवर्ड टाइप किए मगर वो नहीं खुला और इसी वक्त महीन का मैसेज आया। क्या हुआ, कुछ बना? नहीं, कोई काम नहीं बना। लैपटॉप पे पासवर्ड लगा है। अगर मैंने मजीद 4 बार यूज किया तो ये खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा और इसका सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। इससे मुझे सुबह किसी को हैकर को ढूंढना पड़ेगा। वो झिनझिना कर बोला, ठीक है, लैपटॉप ले लिया, अब उसे लेकर राना हाउस आ जाए, हैकर से मुलाकात करवा देती हूँ। महीन ने कहा तो वो उलझ गया। फिर कुछ देर में वो राना हाउस पहुंच चुका था और महीन कुछ देर के बाद अंदर दाखिल हुई। उसने बड़ी सलीके से दुपट्टा ले रखा था और वो सर तक झुककर लैपटॉप खोलकर देखने लगा। फिर कुछ फाइल्स उसे मिल ही चुकी थी और वो किसी को सेंड की गई थी, यानी वो हालिनूर की तस्वीरें किसी और को बेचकर उससे एडिटिंग करवाता था। ये कौन हो सकता है? वो बड़बड़ाया। जीमेल चेक हैक करने की कोशिश करती हूँ, वो संजीदगी से बोली। रहने तो मैं खुद करवा लूंगा, तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। वो तंग कर बोला, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त एटीट्यूड दिखाने का वक्त नहीं है, क्योंकि अगर सुबह तक सुफियान को सब कुछ मालूम हो गया कि उसका लैपटॉप गायब है तो वो अलर्ट हो जाएगा और हो सकता है कि हालिनूर की मजीद नाजीबा वीडियो बना दे या फिर इन्हें सोशल मीडिया पर डाल दे। इसीलिए हमें अलर्ट नहीं रहने देना। और हाँ, हालिनूर का मोबाइल जरूर ले लीजिएगा उससे।
उस संजीदगी से बोली तो उसने चुपचाप लैपटॉप उसकी जाने बढ़ाया। उसने आधे घंटे में उस शख्स की सारी मालूमात निकाल कर उसके सामने रख दी। वो दिल ही दिल में उसको सराह रहा था। वो वाकई में बहुत सही थी। वैसे ही क्रिमिनल्स का काम होता है, कोई गलत काम मत करना इसके जरिए वरना पकड़ी जाओगी। वो संजीदगी से बोला, सो फनी, इतना भी आसान नहीं होता हम हैकर्स को पकड़ना। और हाँ, मैं वैसे भी गलत काम कभी नहीं करती, सही इस्तेमाल करने के लिए सब करती हूँ। वो मुंह बनाकर बोली और सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। घर आकर उसने इस लैपटॉप को उसी जगह रख दिया और फिर सुबह सुबह उस शख्स के यहाँ पहुंच चुका था। उसने उसे वहां से अगवा करके टॉर्चर रूम में भेजा और उस पर फिर टॉर्चर करके उससे सब निकलवा चुका था। उससे उसका काम ही यही था कि वो लड़कियों के मोबाइल का पर्सनल डाटा खरीद कर उसे एडिट करता था। उन सब की एक गैंग थी। सुफियान इन कामों में शामिल था और वो सबको अरेस्ट करवा कर पुलिस यूनिफॉर्म में अपनी फोर्स लेकर घर पहुंचा तो सुफियान समेत सब नाश्ता कर रहे थे। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सुफियान खान, उस सर्द लहजे में बोला। फिर उसने इंस्पेक्टर को इशारा किया। उसने जल्दी से सुफियान के हाथ में हथकड़ी लगाई और उसे खींचता हुआ बाहर की जानिब ले गया। छोटी ताई रोती दाड़ते मारती पीछे भागती रही। फिर वो अंदर आकर साथ को मुंह भर भर के बददुआएं देने लगी। फिक्र मत कीजिए, आपकी कोई बददुआ मुझे नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने नाहक आपके बेटे को अरेस्ट नहीं किया। आपके बेटे ने जो किया है ना, मैंने उस पर अरेस्ट किया है। लड़कियों का पर्सनल डाटा खरीद कर उनकी नजेबा वीडियो बनाकर मार्केट में बेचा करता था आपका बेटा। और मेरी बहन को भी इसी इरादे से होटल में लेकर गया था। मगर इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अहमद राजपूत को मिल गई। लेकिन आपका घटिया बेटा फिर भी बाज ना आया। इसने अहमद के नंबर पर हाले नूर की फेक नाजेबा वीडियो बनाकर बेची। शायद अहमद जी का कोई और मर्द होता तो इस बात पर हाले को जिंदगी से निकाल देता, मगर वो अहमद राजपूत था जिसके अंदर खौफ खुदा था। और देखिए, आज आपका बेटा अपनी गुनाहों की सजा भुगत रहा है। मैंने उस दिन ही इसे जान से मार देना था जब मुझे पता चला था कि हाले नूर के साथ इसने बदतमीजी की थी, मगर मैं खानदान की इज्जत की खातिर चुप रहा। और देखिए, क्या बेहतरीन काम हो गया। मैंने इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करूंगा। वो चबा चबा कर बोलता चला गया और बड़े और छोटे ताया सर झुकाए खड़े थे। भाईजान, अपनी दौलत अपने पास रखिए और मेरी दौलत मेरी औलाद है और मैं आज से इस घर से हर रिश्ता तोड़ कर जा रहा हूँ। अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रह लूंगा, लेकिन अब यहाँ नहीं आऊंगा, जिया खान ने कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। कुछ देर के बाद वो और साथ इस खान हाउस की घुटन ज़्यादा फजाओं से निकलते चले गए और दिल में बहुत इत्मीनान सा था। हालिन उनको काफी थकन थी और बुखार सा महसूस हो रहा था, तो होटल में आते ही लेटी तो सो गई। रात को जब आंख खुली तो अहमद पहलू में सोया हुआ था। वो कर्ब से उसे देखती उठकर पानी पीने लगी तो जग खाली था। वो उठकर पानी पीने नीचे आई तो लिविंग रूम की लाइट चल रही थी। वो दबे पाँव उस तरफ आई तो अंदर से माहिन की आवाज सुनाई दी। वो साद का नाम ले रही थी। फिर उसकी जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ी, वो हाले नोट जैसे जमीन में धंस गई। वो बामुश्किल अपने कदम उठाती कमरे में आई और बेड पर बैठकर बेआवाज आंसुओं से रोने लगी। फिर होशो हवास से बेगाना होती चली गई। अहमद की आंख खुली तो उठकर तहज्जुद पढ़ने लगा। फिर मस्जिद चला गया। जब वापस आया तो हाले नूर अभी भी सो रही थी। हाले नूर उसके पास बैठते सो पुकारने लगा, मगर वो टस से मस्त हो गई। उसने जैसे ही उसके रिख्सार को छुआ तो वो चौंक गया। फिर उसका माथा छूकर देखा तो आग की माने कप रहा था। उसने फौरन डॉक्टर को फोन करके घर बुलाया और उसने चेकअप के बाद मेडिसिन लिख दी। इंजेक्शन लगाने से उसका बुखार टूटा तो अहमद की जान में जान आई और उठ के दूसरी साइड पर आकर लेटता उस पर हाथ रख गया। हाले ने आंख खोलकर इर्द गिर्द देखा तो सब बहुत धुंधला सा था और आंखें मसलती उसने गर्दन घुमाई तो अहमद उसके इतना करीब लेटा था। दिल चाहा उससे लिपट कर तरफ तरफ कर रोते। फिर वो आहिस्ता से हाथ उठाती उठने लगी। अहमद की आंख खुल गई। कैसी तबीयत है बाप की? वो जल्दी से उसके पास बैठती उसका माथा छूने लगा तो खिसक कर दूर हुई और बिना जवाब दिए वॉशरूम की जाने पड़ गई। फ्रेश होकर बाहर निकली तो मुलाजमा नाश्ता अंदर ही ले आई थी। आप आज का सारा दिन बाहर नहीं निकलेंगे, पूरा दिन आराम करेंगे। अहमद ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैं बाहर जाकर ही नाश्ता करूंगी। उस सख्त लहजे में बोली तो अहमद की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों तरपा रही हैं आप मुझे? उस पर झुकते हुए बेकरारी भरे अंदाज में बोला तो रुख फेर गई। प्लीज यार, इस तरह तो मत तरपाइए ना। क्या हो गया? मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, आपको वक्त नहीं दे पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। उसके रुखसार पर लब रखते हुए बोला। उसने सिसकारी भरी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो नम लहजे में बोली तो लब खींच कर पीछे होता कमरे से निकल गया।
रात को डिनर के बाद सोफे पर बैठ के टांगे टेबल पर रखे बैठा था कि यूं ही उसकी आग लग गई, जो कि किसी अजीब से एहसास से खुली। उसने जैसे ही देखा तो उसके पैरों को थामे उस पर सर रख के रो रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मेरे पाँव। वो इससे अपना पाँव पीछे करने लगा, मगर उसने उन्हें जोर से जकड़ रखा था। वो मजीद जोर जोर से रोने लगी और वह मुश्किल अपने पाँव छुड़वाता जल्दी से उसके पास जमीन पर बैठ गया। क्या हो गया यार? क्यों मेरी जान निकाल रही हैं आप? सॉरी, मेरी वजह से आपको क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। मेरी वजह से आपकी इज्जत दांव पे लग गई। फिर भी एक बार भी आपने मुझसे नहीं कहा। वो रोते हुए बोलती चली जा रही थी और वो साकित तो जामिद सा बैठा था। क्या बोल रही हो? किसने कहा ऐसा? मेरी इज्जत दांव पे लगी थी? वो लग पेंच कर बोला। मैंने सब कुछ सुन लिया था। कल रात जब लाला और माही के दरमियान जो बात हुई, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ था। वो हिचकियों से रोते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी इज्जत है आप, और आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और आपको ना बताने की वजह यही थी कि आप इस बात को बहुत दिल पर ले जाएंगे। मैं नहीं चाहता था कि आपको दुख हो। मेरी इज्जत और आपकी अलग नहीं है मेरी जान। वो इसका चेहरा हाथ में बढ़ते हुए गंभीर लहजे में बोला। तो रोती हुई उसके सीने से लग गई। आप मेरी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। मैंने आज तक आप जैसा इंसान नहीं देखा। आपने मेरी हर दर्द को, हर तकलीफ को अपना समझा और उसे मुझे मोतबिर बना दिया। मैं अपनी आखिरी सांसों तक आपसे मोहब्बत करूंगी। उसकी सीने से लगी उसके दिल के मुकाम पर लप रखते हुए बोली। तो सरशार सा उसके माथे पर लप रख गया। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करूंगा। उसके माथे पर माथा टिकाए गंभीर लहजे में बोला और फिर उसके चेहरे के हर हर नक्श पर अपने लब रखता चला गया। वो इसके इशार में सुर्ख कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो रही थी। फिर उसे किसी कामनी गुड़िया की मानित गोद में उठाकर बैठ के जाने पड़ गया। इजाजत है मेरी जान। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोलता उस पर झुक कर बोला तो शर्मा कर हल्का सा मुस्कुराती और उसे बाहों में पड़े उसे मोतबिर करने लगा। 1 साल बाद महीन उस रात के बाद से 7 नंबर तक ब्लॉक कर चुकी थी, मगर उस शख्स का चेहरा एक पल के लिए भी उसकी निगाहों के सामने से नहीं हटता था। उसका दिल उसके लिए धड़क रहा था और वो ये सोच सोच कर तड़प जाती थी कि वो एक गैर महरम की मोहब्बत में तड़प रही है। और ये बात हरम ने महसूस की थी, मगर महीन ये नहीं जानती थी कि उसके बाद से कई बार वो लोग घर आए, मगर वो कभी भी उसके सामने नहीं गई थी और किसी ने उसे सामने आने को भी नहीं कहा था, क्योंकि उसके फैमिली में इस तरह किसी गैर के पास जाकर बैठने की जरूरी नहीं समझा जाता था और सब लोग जानते थे कि इस तरह किसी से जल्द फ्री नहीं होती। इसलिए किसी ने इस बात को फील ही नहीं किया, मगर उसके अंदर क्या तूफान मचा था वो वही जानती थी। उसे साद खान से मोहब्बत हो गई थी। ये बात वो किसी को बता नहीं सकती थी। वो गुमसुम सी विंडो के पास देख रही थी कि हरम अंदर दाखिल हुई। वहीं बेटा, वो आले नूर को पेन आ रही है, चलो मेरे साथ, जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर चलना। हरम ने कहा तो जल्दी से बाहर भागी। तो दर्द से तड़प रही थी और अहमद तबलीग के सिलसिले में शहर से बाहर था। वो रात की इस पैर से पेन लग गई थी। वो जल्दी से हरम के साथ उसे बाहर ले आई। हरम बेटा, उसकी बाइक को फोन करके बुला लो, क्योंकि हॉस्पिटल का मामला है और हम लोग इस तरह अकेले वहां क्या करेंगे। हरम ने कहा तो सर इस बात में हिला गई। हाले तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? उसने पूछा। कमरे में ही रह गया, वो मुश्किल में बोली तो वो लब खींच कर उसका नंबर अनब्लॉक करने लगी। फिर उसने कांपते हाथों से नंबर मिलाया, मगर बात करने की हिम्मत नहीं थी तो हरम को पकड़ा दिया। साथ 1 साल में एक पल भी उसे भूल नहीं पाया था। उसका ब्लॉक करना उसे बहुत गुस्सा दिला गया था। दिल तो चाहा था कि एक बार उसे खड़ी खड़ी सुना दे, मगर वो तो उसे अपना चेहरा तक नहीं दिखाती थी और वक्त के साथ गुस्सा बेचैनी में बदलने लगा था। वो हफ्ते में 2-3 बार चक्कर लगाता, सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। साद खान जैसा डैशिंग हैंडसम बंदा, जिससे हसीन तरीन लड़कियां बात करने के लिए बेकरार रहती थी, वो इंसान उस आम सी शक्ल की बहुत खास लड़की की एक झलक देखने के लिए पिछले 1 साल से तड़प रहा था। उसका नंबर मौजूद था, वो दूसरे नंबर पर भी उसे कॉल कर सकता था, मगर अना बीच में आ जाती और वो घर आकर कुछ देर जिया के पास बैठा रहा, जो कि काफी बोर हो रहे थे। वो आजकल उनकी शादी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उम्र में उस इंसान को हमदर्द और हमराही की जरूरत होती है। आज वो ब्यूरो से लेट आया था और फट से सो गया, मगर सोए हुए से कुछ देर हुई कि उसका मोबाइल बजने लगा और नंबर जैसे ही देखा तो एक झटके से उठकर बैठ गया।
हेलो। उसने कॉल रिसीव करते मोबाइल कान को लगाते बेकरारी से कहा, मगर दूसरी तरफ हरम थी और उन्होंने हाल की तबीयत के बारे में बताया तो वह जल्दी से चेंज करता जिया के रूम में आया और फिर उन्हें लेकर कुछ देर में वो अस्पताल पहुंचे तो कॉरिडोर में हरम बैठी थी, मगर वो दुश्मन जान खाई थी। फिर हरम के मुंह से पता चला कि वो हाले के साथ रूम में है। कुछ देर के बाद वो हाले का हाथ थामे बाहर निकली। सो साथ बिना पल के चिपके उसे देख रहा था, मगर वो सलाम करते उसे इग्नोर करती। हाले के साथ लेबर रूम की जाने पड़ गई और उसकी बेरुखी पर दिल ही दिल में तिल मिला कर रह गया। फिर कुछ ही देर में हाले ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसे लेकर नीचे आई और जिया को थमा दिया। जिया माथा चूमते रो पड़े थे। बाबा मुझे दे ना, वो जल्दी से बोला। नहीं मैं नहीं दे रहा, जिया ने कहा तो जिलजिला कर रह गया। अरे मुझे तुम्हें तो देखना है ना मेरा भतीजा। हरम ने कहा तो जिया उसे लेकर उनकी तरफ बढ़ गया और इनके पास खड़े वो हंसते हुए बात कर रहे थे। उन्हें देखते कुछ सोच रहा था। फिटे मुसाद खान, ये तो बगल में चूड़ा और शर में डिंडोरा वाला हिसाब हो गया। और बड़बड़ाता हुआ मुस्कुरा दिया, फिर सर झुकाए खड़े महीन पर पड़े। मुबारक हो आपको मिस महीन। वो पास जाकर बोला, जी थैंक्स, और आपको भी। वो आहिस्ते से बोलती आगे बढ़ने लगी तो वो जल्दी से उसके सामने होता उसका रास्ता रोक गया। क्या बदतमीजी है ये। वो नजरें मिलाए बगैर बोली तो उसे गौर से देखने लगा। आप तो मुझसे ऐसे भागती फिर रही है जैसे मैं चोर सिपाही से भागता। अब आप खुद तो चोर हो नहीं सकती, करोड़ों की मालिक है, कि आपके दिल में तो चोर नहीं। उसके चेहरे को देखते हुए बोला जो कि पल का पल मुतगैर हो रहा था। नहीं, वो तो बस थक गई हूं मैं। उसकी बात पर गड़बड़ा कर बोली तो आंखें सुकेर कर उसे देखने लगा, जो कि काफी मुस्तरब लग रही थी। सब ठीक है ना वहीं, हालत तो ठीक है। वो तशवीश भरे अंदाज में बोला तो मैं सर हिला गई। कुछ देर में हालो को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी और साथ से आके कहने पर ये नाश्ता लेने जा रहा था और डॉक्टर ने 11-12 बजे तक आना था तो हाले को छुट्टी हो जानी थी। वहीं आइए, हम नाश्ता करके बाबा और आंटी को साथ ले आएंगे। नहीं मैंने नहीं करना नाश्ता, वो निगाहें चुरा कर बोली, मगर हरम के कहने पर मरे मरे कदमों के साथ बाहर चली आई। कैफेटेरिया में आते हुए एक साइड पर टेबल पर बैठ गए थे और महीन ने महसूस किया कि वहां मौजूद लड़कियां साथ को मुड़ मुड़ के देख रही है, मगर वो बेनियाज सा मोबाइल पर लगा था। क्या लोगी तो, वो मोबाइल साइड पर रखते हुए बोला, और वो आपसे तुम पर आ चुका था। मैं चाय, वो आहिस्ते से बोली। महीन मुझसे नाराज हो तुम? आई थिंक मैंने इस रात कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। आई एम सो सॉरी। उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला तो हड़बड़ाकर हाथ खींच दी, इधर उधर देखने लगी। मुझे चाय नहीं पीनी, अब मम्मा और अंकल के साथ नाश्ता ऑर्डर करते, उनके साथ नाश्ता कर लूंगी। वो कुछ देर के बाद उठते हुए बोली तो साथ के अंदर गुस्से की तेज लहर दौड़ गई। मैं तुमसे इतनी नरमी से बात कर रहा हूँ और तुम मुसलसल एटीट्यूड दिखा रही हो। वो गुस्से से बोला तो इर्द गिर्द लोग उन्हें देखने लगे। मत कीजिए बात, मैं तो बात करना ही नहीं चाहती, आपको नजर नहीं आता। वो तलक लहजे में बोलती वहां से बाहर की जाने पड़ गई और साथ में मुठ्ठियां भींचकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और तेजी से उसके पीछे लपका। कॉरिडोर खाली था तो उसे बाजू से खींच कर दीवार से चिपकाता अपने दाएं बाएं हाथ रखते चुका। क्या बदतमीजी है ये, हटो पीछे। वो गड़बड़ा कर बोली, तुम्हारे घर आना चाहता हूं मैं रिश्ता लेकर, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। वो तेज लहजे में बोली, मगर दिल जैसे बाहर आ रहा था। मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम का रिश्ता अपने बाबा के बारे में लेकर आना चाहता हूँ। और इत्मीनान से बोला तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हद होती है किसी चीज की, फजूल हरकत करने का सोचिएगा भी मत। वो तब कर बोली, तुम्हें अपनी माँ की तन्हाई का जरा ख्याल नहीं है ना, और मैं एक हक बात एन शरीयत के मुताबिक करूं तो गलत क्यों लगी तुम्हें। वो तलक लहजे में बोलता चला गया और वो गुमसुम सी उसे देख रही थी और फिर पास पड़े बेंच पर बैठ गई। वो गहरा सांस भरता उसके पास बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लगी है, मगर प्लीज एक बार, जस्ट एक बार सोचो और अहमद भाई से बात करना प्लीज। उसने कहा तो वो सर झुका गई। हाले को छुट्टी होने के बाद उन्हें घर छोड़ा और फिर वापस चला गया। 7 दिन के बाद अकीके पर वो इनवाइटेड था और अहमद से महीन की बात हो चुकी थी और अकीके से फारिग होकर अहमद ने जबकि बात हरम से की तो वो तो जैसे हत्थे से ही उखड़ गई थी। अगर मैं तुम पर बोझ हूं तो पता तो चली जाती हूँ तुम्हारे घर से। हरम नरम लहजे में बोली, मम्मा क्या हो गया है आपको यार, हम सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। प्लीज मम्मा, सिर्फ एक बार सोचिए ना, सारी जिंदगी एक सच्चे हमसफर के लिए तरसी है यार। और जिया अंकल,
बहुत ही अच्छे इंसान है। वो बोली तो हरम उसे अजीब नजरों से देखने लगी। ठीक है, उन्हें बुला लो, मैं उनसे खुलकर अपनी शर्तों को रखूंगी। अगर उन्हें मंजूर हुई तो ठीक है, वरना इनकार, हरम ने कहा। तो उन दोनों ने एक दूसरे को तशवीश भरी निगाहों से देखा, मगर फिर सर झटक कर रह गए। फिर शाम को ज़िया और साथ डिनर पर आए और फिर वो लोग लाउंज में ही बैठे थे। अगर आप राजी नहीं तो आप खुलकर कहिए, ज़िया ने कहा। मैं राजी हो जाऊंगी अगर आप मेरी शर्त मान ले, वो इत्मीनान से बोली। जी आंटी, बोलिए, साथ ने कहा। आपके बेटे को मेरी बेटी से पहले शादी करनी पड़ेगी, हरम ने जिसे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो हॉल में जैसे एकदम सुनाटा सा छा गया था। कैसी शर्त है अपिया, अहमद शर्मिंदा सा बोला। और खुद महीन साकी तो जामिद बैठी थी, मगर वो ऐसे मुतमईन बैठा था जैसे कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो। आपकी ये शर्त हमें मंजूर है तो ठीक है, मैं भी राजी हूँ, वरना मेरी तरफ से इनकार है, हरम ने कहा। हमें मंजूर है, जिया खान मुस्कुरा कर बोले। तो हरम के साथ साथ बाकी सब भी बेयकीनी से उन्हें देखने लगे। मैं खुद दिल से ही चाहता था कि महीन बेटी जैसी सुलझी हुई बच्ची मेरी बहू बने, साजिया ने कहा। तो महीन लब बेंच कर रह गई। हरम का चेहरा खिल उठा था और वो जो इनकार करना चाहती थी अपनी माँ की खातिर चुप हो गई, मगर दिल खून के आंसू रो रहा था। 1.5 माह के बाद उनकी शादी रखी गई और 7 दिन पहले हरम और जिया का निकाह सादगी से हुआ था। आज उसकी माँ उसकी सास बनकर उसे बहने आ रही थी, मगर उसके दिल में जैसे सुनाटे छा गए थे और वो जानती थी कि वो साद के सामने बहुत कम सूरत है और वो शख्स कई बार उसे ये बात जता चुका था। वो दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी और सभी उससे कह रहे थे, मगर उसका दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। कुछ देर में उसका निकाह साद खान से हो चुका था और वो रुखसत होकर उसके घर आई। वो इजला अरूसी में साकित तो जामिद सी बैठी थी। और फिर दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और उसके पहलू में आकर बैठकर उसे देखने लगा, जो कि निगाहें झुकाए बैठी थी। एक निगाह उस बनताए नाचीज पर भी तो डाल ली थी ना मैडम जी, इतनी मोहब्बत दिल में लिए बैठे और मुझे भी तरपाती रही है। आप सच में बहुत बुरी हो। वो इसके कान के पास बोला हुआ। क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं तो नहीं करती ना मोहब्बत। वो बदक कर पीछे हुई थी, मगर साथ उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब तक कर गया और इस पर मोहब्बतें लुटाता उस पर झुक गया। आज नहीं जानू, पूरा 1 साल 2 महीने 10 दिन पर पाया तुमने मुझे, और अब मैं तुम्हें खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। उसकी गिरफ्त में तड़प रही थी। उसे छोड़ता पीछे हुआ तो गहरे गहरे सांस भरते उसे नम नजरों से देखने लगी। जब मोहब्बत नहीं थी, इस रिश्ते को क्यों निभा रहे हैं आप? मुझ जैसी आम शक्ल और सूरत की लड़की आपके मयार पर कहाँ उतरेगी? और और वैसे भी मुझे तो बिलबतौड़ी कहते थे ना आप। वो तरक कर बोली, तुम जैसा हुस्न कोई नहीं है, तुम्हारे इस दिल जैसा दिल कहीं नहीं है। 1 साल हो गया था तुम्हें देखे और तुम्हारी एक झलक देखने मैं कई बार आता रहा, मगर तुम तो छुपी बैठी थी। बाकी रही बिलबतौड़ी की बात, वो तो तुम हो यार। वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसे देख सर तापा देखते हुए बोला। तो उसे कुशन से मारने लगी। नहीं यकीन आ रहा, ये देखो। वो उसकी हाल नूर की शादी की रात की तस्वीर दिखाते हुए बोला। तो वो जैसे मोबाइल थामे बेयकीनी से उसे देखने लगी, जो कि उसे अब उसके सामने लेटा हंसते हुए लूट-पुट हो रहा था। बहुत बुरे हैं आप, आई हेट यू। वो गुस्से से बोलती उठने लगी तो उसकी बाजू से खींचकर उसको अपने ऊपर अपनी बाहों में भरता अपनी तशनगी मिटाने लगा। वो दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बेचैन थे और आज इन्हें करार भी आ चुका था।